सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके उसे ईडी के जरिए लोगों को वापस लौटाने के लिए कोई नया कानून बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की, और जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि पश्चिम बंगाल के गरीबों से लूटे गए 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाई जा सके। और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जिसका लोकसभा चुनावों पर काफी बड़ा असर हो सकता है और ये एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन पहले आप फोन पर हुई वो बातचीत सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी की एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सुनिए कि उन्होंने फोन पर क्या कहा। अभी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों द्वारा लूटे गए पैसे को वापस आम जनता को लौटाने की बात कहता हो। फिलहाल देखिए क्या होता है। अभी ईडी जब किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों की संपत्ति को जब्त करता है तो उस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद दोषियों की जब्त की गई संपत्ति और उनका पैसा केंद्र सरकार के खजाने में चला जाता है, सरकारी खजाने में चला जाता है, और बाद में केंद्र सरकार इस पैसे को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है और इससे स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण वगैरह जैसे जो काम होते हैं उस पैसे को इन पर लगा देती है। लेकिन अभी यह पैसा लोगों को वापस नहीं लौटाया जाता। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बना दे तो वो इस पैसे को लोगों में बांट भी सकती है, क्योंकि आखिर में इस पैसे पर केंद्र सरकार का ही अधिकार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों को ढूंढ रहे हैं। यह बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2014 और 15 से 2021 और 22 के बीच ईडी ने भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, और ये 1 लाख करोड़ रुपए वो हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जब्त हुए हैं और इस देश के आम लोगों से ही लूटे गए हैं। इसलिए इस पैसे पर सबसे पहला जो अधिकार है वो देश के आम लोगों का है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया का मौका मिलना चाहिए और उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक तरीके से अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार को यह सुझाव दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका जैसे देश भी चिंतित हो गए हैं। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका का इस तरह दखल देना अनुचित है और अमेरिका ने भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया है। यानी बहुत कड़े शब्दों में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया है। ऐसा भी आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कभी नहीं होता था जब विदेश मंत्रालय इतने कड़े शब्दों में अमेरिका जैसे देश को जवाब दे। और आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया और इस मामले में अमेरिका के बयान पर अपनी नाराजगी उन्हें बुलाकर जताई है और उनसे कहा है कि आप अपनी सरकार को यह बात बता दीजिए कि हमें इस बारे में गहरी नाराजगी है। ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका से पहले एक और देश है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंतित है और वो है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दखल का भी ऐसे ही कड़ा विरोध किया और दिल्ली में जर्मन एम्बेसी के डेप्यूटी हेड को तलब किया और उन्हें बताया कि हम आपके इस बयान से बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप अपनी राय अपने पास रखिए। अब आपको मैं धीरे धीरे बताता हूं। देखिए, जैसे अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है द वॉशिंगटन पोस्ट,
वो लिखता है कि भारत में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ऐसे समय में हुई है जब उन पर लगे आरोपों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और यह अखबार यह भी लिखता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत के लोगों के बीच यह बहस छिड़ी हुई है कि भारत में लोकसभा के चुनाव अब कितने निष्पक्ष होंगे। अब बीबीसी क्या कहता है, केजरीवाल द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी, वो ये कहते हैं। और इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहे थे ऊपर और उन्हें जो है नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी emerged as आम आदमी पार्टीज मेन राइवल इन दिल्ली, prompting the chief minister to appeal more to Hindu religious sentiments। और इसमें इन्होंने बार बार बीजेपी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहकर बुलाया है। इसी तरह और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, ब्लूमबर्ग, CNN, गल्फ न्यूज, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। और सभी मीडिया संस्थानों ने अपने लेख में यह लिखा है कि मोदी सरकार ने शायद लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। अब देखिए, साफ साफ ऐसा इसमें बहुत स्मार्टली ये बातें कही गई हैं, हेडलाइंस बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट की गई हैं। जैसे अल जजीरा की एक हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कहा गया है, डेड डेमोक्रेसी, यानी मरा हुआ लोकतंत्र। विल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में विपक्षी दलों को एक करेगा? और फिर हेडर में लिखा है डेड डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र जो है वो भारत में एक तरीके से मर चुका है। ज्यादातर जो आर्टिकल हैं ये वन साइडेड हैं, एक पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे पक्ष को बहुत कम महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो है, इनमें से एक भी लेख में यह नहीं बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को जिस शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है वो शराब घोटाला असल में है क्या, उसकी डिटेल्स क्या है। कहीं यह नहीं बताया गया कि ईडी ने केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को अब अपने पति की कुर्सी तो मिल गई है और शायद उन्हें आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का पद भी दे दिया गया है। और सूत्रों से हमें पता चला है कि आने वाले दिनों में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका मुख्य चेहरा बन सकती है और आम आदमी पार्टी के संगठन में उनका दखल अब काफी बढ़ जाएगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैलियों में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य वक्ता हो सकती है। यानी अब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी, उनकी रैलियां होंगी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा? इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल जाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल उनकी जगह इंडिया गठबंधन की रैलियों में जा सकती हैं, वहां भाषण दे सकती हैं, बैठकों में भी जा सकती हैं और आने वाले दिनों में वो अरविंद केजरीवाल के और भी संदेश जनता के सामने यहीं से बैठकर पढ़ेंगी। यानी आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े फैसले अब सुनीता केजरीवाल ले सकती हैं और अरविंद केजरीवाल असल में उनके जरिए लोगों के बीच सहानुभूति लहर पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 5 वर्षों में देश के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय में 60,000 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत में रहने वाले 271 अरबपतियों की आय में सिर्फ एक वर्ष में ही 28 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और भारत के इन 271 अरबपतियों के पास अब कुल मिलाकर 83 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति भारत में रहते हैं। यानी अरबपतियों के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है और यह किसी भी भारतीय के लिए फख्र की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति हमारे देश में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 814 अरबपति चीन में रहते हैं, 800 अरबपति अमेरिका में रहते हैं, 271 अरबपति भारत में, 146 अरबपति ब्रिटेन में, 140 जर्मनी में, 106 स्विट्जरलैंड में,
76 अरबपति रशिया में रहते हैं, 69 इटली में, 68 फ्रांस में और 64 अरबपति ब्राजील में रहते हैं। और दुनिया में जो टॉप 100 बिलियनर्स हैं, यानी 100 अरबपतियों की जो सूची है, उनमें सबसे ज्यादा 40 अरबपति अमेरिका में है। यानी पहले 100 में 40 अरबपति अमेरिका में है, 15 अरबपति चीन से हैं और 5 अरबपति हमारे देश से हैं, भारत से। और इनमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 10वें स्थान पर है। इस सूची में टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क पहले नंबर पर हैं, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं और उनकी संपत्ति में 62% वृद्धि हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एशिया में अब सबसे ज्यादा अरबपति चीन की राजधानी बीजिंग में नहीं बल्कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन चुकी है। मुंबई का क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है, जहां 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां 91 अरबपति रहते हैं। बीजिंग और मुंबई की तुलना आप देख लीजिए, मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं और बीजिंग में 91 अरबपति रहते हैं। यहां अरबपति का मतलब उन अमीरों से है जिनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखें तो एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति अब मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन शहर के बाद मुंबई दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां इस समय सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यानी मुंबई अरबपतियों का शहर बन गया है। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति रहते हैं, लंदन में 97, मुंबई में 92, बीजिंग में 91 और चीन के शंघाई में 87 अरबपति रहते हैं। इसी सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 9वें स्थान पर है और दिल्ली में भी 57 अरबपति रहते हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति पिछले साल के मुकाबले 47% बढ़कर लगभग 37 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जबकि चीन के बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति 28% घटकर सिर्फ 22 लाख करोड़ रुपए रह गई है। तो मतलब क्या हुआ? मुंबई के अरबपतियों की संपत्ति तो तेजी से बढ़ रही है, उनके पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है, और बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति तेजी से घट रही है। सोचिए, मुंबई में रहने वाले 92 अरबपतियों के पास 37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, सिर्फ 92 लोगों के पास, जबकि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की है। यानी पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा हमारे देश में सिर्फ मुंबई शहर में रहने वाले इन 92 लोगों के पास है। यहां आप इस विरोधाभास को भी देखिए कि जिस मुंबई में एशिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, मुंबई के भी दो रूप हैं। उसी मुंबई शहर के धारावी में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भी है। यह भी मुंबई का ही एक रूप है, इसलिए बहुत खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में हुई उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा कार्गो शिप एक पुल से टकरा गया, जिसके बाद यह पुल नदी में गिरा और कई लोगों की मौत हो गई। इस जहाज के सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय थे और उनकी सूझबूझ से बहुत सारे लोगों की जान बच गई और इसके लिए उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन भारतीयों के बारे में कहा है, इनकी तारीफ की है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह दुर्घटना हुई कैसे।